स्त्री पुरुष का आकर्षण। स्त्री और पुरुष के शरीरों में अलग अलग प्रकार की विद्युत धाराओं का विशेष प्रवाह होता है। स्त्री के शरीर में निगेटिव आकर्षण और पुरुष के शरीर में पॉजिटिव अर्थात विकर्षण विद्युत अधिक मात्रा में होती है। युवावस्था में नवीन रक्त होने के कारण ये धाराएं भी अधिक मात्रा में होती है, किंतु दोनों ही एकांगी होती है। दोनों के मिलने पर दोनों शरीरों का लाभ होता है। युवा स्त्री और पुरुषों के शरीर जब आपस में मिलते हैं तो दोनों को लाभ होता है और शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों के विकास में मदद मिलती है। दोनों की अपूर्णता दूर होती है। शरीर की संसार की जनगणना बताती है कि विश्व भर में विवाहितों की अपेक्षा अविवाहित लोग अधिक बीमार पड़ते और अधिक मरते हैं। आप विधवा व विधुरों में शारीरिक कांति और अच्छा स्वास्थ्य नहीं देख सकते। वे सदा किसी न किसी रोग का रोना रोते रहेंगे। इस सच्चाई को सुनकर चौंकने की जरूरत नहीं है। हम अखंड ब्रह्मचर्य या दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य के विरोधी नहीं हैं और न यह शरीर शास्त्र का सत्य सिद्धांत ही उसके विपक्ष में। जो लोग योग की विशिष्ट क्रियाओं द्वारा वीर्य की प्रचंड शक्ति को अपने काबू में करके पूरी तरह रोककर उसे दूसरी तरफ व्यायाम या ज्ञानोपार्जन में खर्च कर सकें, वे वैसा करें। वे दीर्घकाल तक ब्रह्मचारी रह सकते हैं, परंतु उन कुछ अपवादों के कारण शरीर शास्त्र की सच्चाई में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मध्य श्रेणी के लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे वैवाहिक जीवन व्यतीत करें और स्त्री पुरुष आपस में मिलकर अपने शरीरों के अभाव की पूर्ति करते हुए स्वाभाविक जीवन व्यतीत करें। आयुर्वेद तथा पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र इस बात में एक मत है कि साधारण विचारों के लोग यदि बहुत काल तक अपनी काम वासना को मारते रहें तो उन्हें प्रमेह, नपुंसकता या इसी प्रकार के अन्य रोग हो जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण विधवा और विधुरों की अस्वस्थता में हम घर घर में देख सकते हैं। अनुभव बतलाता है कि गृहस्थ धर्म पालन करने पर दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। हानि केवल गर्भाधान क्रिया की मर्यादा को भंग करने में है। जो भोजन बनाने की क्रिया में गलती करता है वह परिणाम में कड़वी रोटी खाएगा, किंतु इस दोष के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि रोटी का स्वाद कड़वा होता है। समवय के स्त्री पुरुषों को विवाहित होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जितनी अधिक आयु का होता जाता है उतनी ही उसकी शोषक शक्ति बढ़ती जाती है। छोटा पौधा अपने आसपास की ज़मीन से थोड़ी सी खुराक खींचता है, किंतु बड़ा पेड़ बहुत दूर दूर से ज़मीन में बहुत गहराई से खुराक खींच लाता है। इसी प्रकार जोड़े में जो अधिक आयु का होगा वह छोटी उम्र वाले को चूसेगा। आयुर्वेद बतलाता है कि छोटी उम्र की स्त्री के सहवास से बल बढ़ता है, समान से सम रहता है और अधिक आयु वाली से बल क्षीण होता है। ठीक यही बात स्त्री के संबंध में है। यदि उसका पति छोटी आयु का है तो पुष्ट होगी, बराबर का है तो समान बल रहेगा और अधिक आयु का है तो क्षीण हो जाएगी। पुरुष जाति इस सिद्धांत को बहुत प्राचीन काल से जानती आ रही है और उसे अच्छी तरह व्यवहार में लाती है, किंतु इस व्यापक सत्य को उसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ छिपाए रखा है ताकि स्त्रियों में असंतोष पैदा न होने पाए। हम में से कोई अपने लड़के का विवाह उससे बड़ी लड़की के साथ नहीं करता। एक आध वर्ष स्त्री बड़ी हो तो वह सम ही गिनी जाएगी। इस पर भी समाज में इसे ठीक नहीं समझा जाता कि बहू वर की बराबर उम्र की हो, परंतु ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा जाता कि 25 वर्ष की लड़की की शादी 14 वर्ष के लड़के के साथ हो, क्योंकि इसमें लड़के को हानि अधिक है। यही बात लड़की पर लागू होती है। उसका पति उससे जितना ही उम्र में अधिक होगा
स्त्री का निश्चय ही शोषण करता है। उसका पति उससे जितना ही उम्र में अधिक होगा उतना ही उसे हानि होगी। अधिक आयु का पति कम उम्र की स्त्री का निश्चय ही शोषण करता है। बड़ी उम्र के पुरुष जब दूसरी व तीसरी शादी करके छोटी बहू लाते हैं तो उनके शरीर उसके जीवन तत्वों का शोषण करने लगते हैं। जैसे अमर बेल जिस पेड़ पर छा जाती है उसका रस खींचकर स्वयं बलवान होती जाती है। वृद्धावस्था में विवाह करने वाले पुरुषों की आयु बढ़ जाती है, इसका स्वास्थ्य भी संभल जाता है, किंतु स्त्री बहुत ही अल्प समय में निस्तेज और बूढ़ी हो जाती है। जो पिता धन के लोभ से अपनी लड़कियों की शादी वृद्ध पुरुषों के साथ कर देते हैं वे उसे तिल तिल करके अपना जीवन दूसरों को चाटने के लिए असहाय छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि वयस्क पुरुषों की अल्पायु स्त्रियां अक्सर बीमार पड़ी रहती है और उनका मन सदा दुखी और निराश बना रहता है। वे नहीं जानती कि इसका वास्तविक कारण क्या है। यदि जान भी ले तो बेचारी कर भी क्या सकती है। जिस प्रकार किसी गरीब की गहरी कमाई को ज़बरदस्ती छीन कर खाना पाप कर्म है, उसी प्रकार वृद्ध विवाह भी है। दुख की बात है कि पुरुष जाति अपने स्वार्थ पर न्याय का बलिदान कर रही है। सहवास के समय शारीरिक अंग उत्तेजित होते हैं और उनकी उष्णता बढ़ती है। यह बढ़ी हुई उष्णता एक दूसरे के अंगों में प्रविष्ट होती है। शरीर का सबसे प्रबल और सजीव श्लेष्मा वीर्य है। स्खलन के समय दोनों की आंतरिक शक्ति का पात होता है। इस विद्युत धारा को गुप्त अंगों द्वारा दोनों ग्रहण करके अपने अंदर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों के गुण कर्म स्वभाव का एक दूसरे में परिवर्तन होने लगता है। एक समान वस्तुएं आपस में आकर्षित होती हैं, यह विज्ञान का आद्य नियम है। स्त्री के विद्युत कण पुरुष के शरीर में और पुरुष के स्त्री के शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। वे अपने मूल जन्मस्थान की याद करके बार बार उसी ओर खींचते हैं, जैसे कोई परदेशी बार बार अपने घर का स्मरण करता है। इसी प्रकार दोनों के विद्युत कण एक दूसरे की ओर खींचते रहते हैं। इसे विद्युत क्रिया को दाम्पत्य प्रेम कहते हैं। दोनों में बड़ी ममता बढ़ जाती है। अन्य प्रियजनों से उतना प्रेम नहीं होता जितना दंपति में होता है। विद्युत कणों के दूसरे शरीर में जाने पर प्रेम बढ़ता है। इसका दूसरा प्रमाण संतान प्रेम है। माता पिता के शरीर के कुछ भाग से संतान का शरीर बनता है, इसलिए वे भाग अपने मूल स्थान की ओर खींचते और खींचते रहते हैं। संतान के शरीर में पिता की अपेक्षा माता का भाग अधिक लगा होता है, इसलिए बच्चों में पिता की अपेक्षा माता की ममता अधिक होती है। स्त्री पुरुष के साथ साथ रहने से एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है और प्रसन्नता होती है। यह बुरी प्रथा है कि स्त्रियां बाहर के पुरुषों से तो बातचीत करें, परंतु घर में पति के आने पर घूंघट निकाल ले या उनसे बात ना करें। यह प्रथा मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत ही खराब है और इसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ना चाहिए। भारत में स्त्रियां पतियों के साथ बाहरी कामकाजों में साथ साथ काम नहीं कर सकती, तो भी इतना तो होना ही चाहिए कि जब वे घर आएँ तो स्वतंत्रतापूर्वक बोल चल सके। सात्विक सहवास यही है कि स्त्री पुरुषों को आपस में अधिक संभाषण की पूरी सुविधा और स्वतंत्रता प्राप्त हो। कभी कभी विशेष अवसरों पर आलिंगन आदि भी। गर्भाधान क्रिया मर्यादा से बाहर कदापि नहीं जानी चाहिए। जब निद्रा लेने का समय हो जाए उसके उपरांत तो स्त्री पुरुष को एक शैया पर कदापि नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दोनों के शरीर एक दूसरे को खींचने वाली चुंबक से भरपूर होते हैं। इसलिए सोते समय भी एक दूसरे को खींचकर अनावश्यक काम जागृत करते हैं और निद्रा को भंग करते हैं। आवश्यकता से अधिक इंद्रियोत्तेजना और पूरी निद्रा का न आना, ये दोनों ही बातें स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। इसलिए
यह स्मरण रखना चाहिए कि जब सोने का समय हो तो दोनों अलग अलग बिस्तरों पर आराम करें। वैश्यागमन ऐसा है जैसे दावत में सैकड़ों आदमियों की बची खुची थूक लार लगी हुई गंदी जूठन चाटना। इससे गर्मी, सुजाक आदि शारीरिक कष्ट होते हैं। सो तो होते हैं, मानसिक क्षति कई गुणी अधिक होती है। वेश्याएँ अपने काम को पाप कर्म मानती है। जो व्यक्ति जानबूझकर पाप कर्म करता रहता है उसका शारीरिक वातावरण बहुत ही दुष्ट और घातक हो जाता है। ऐसे वातावरण के प्रभाव से बचे रहना कठिन है। वेश्या के पास जो लोग आते हैं वे सभी प्रायः पाप कर्मा होते हैं। वे अपनी अपनी सौगात वेश्या के तन मन पर छोड़ते जाते हैं। ऐसे असंख्य दुराचारियों की विचारधारा वेश्या के शरीर में भरी होती है। उसके निकट आने वाला व्यक्ति उसके काले रंग की छाप लिए बिना बच नहीं सकता। वेश्या का शरीर और मन जिन पापमय कृत्यों में दिन भर डूबे रहते हैं उनका एक वायुमंडल तैयार हो जाता है। उस वायुमंडल में एक बार फंसकर फिर पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। वेश्यालय, मदिरालय, धोतगृह या अन्य ऐसे ही स्थानों में व्याप्त असंख्य लोगों की दुर्वासनाएँ नए आदमी के पीछे डाकनी की तरह चिपट जाती है और उसे खींच खींच कर उसे नारकीय रंग में अधिकाधिक रंगने को बाध्य करती है। फलस्वरूप इनके चक्कर में पड़ जाने वाला आदमी उच्च जीवन से पतित होकर पाप और नरक की ज्वाला में जलने लगता है। पर स्त्री गमन में भय और सामाजिक दंड की आशंका भरी रहती है। यह आशंका और भय प्रथम तो समागम को निरानंद बना देते हैं, दूसरे वे भय के विचार मन में जमा कर अन्य शारीरिक और मानसिक उपद्रव उत्पन्न करते हैं। अतएव इनसे भी वेश्यागमन की ही भांति बचना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में अगले शीर्षक का स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की